हेलो दोस्तों, कैसे आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा परसेंटेज। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और कहाँ तक पढ़ चुके थे। देखिए आज का क्वेश्चन जो आपका है, आज का जो क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा 226 क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्वेश्चन कहता है दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव है। अब विजेता को डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और कुल डाले गए मतों का 30% वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। यदि विजेता और हारने वाले के बीच में 120 वोटों का अंतर है बेटा, आगे कहा बेटा 120 वोटों का अंतर है, चुनाव में डाले गए कुल मत ज्ञात करिए। तो वो कहता है इन ए इलेक्शन टू कैंडिडेट, देखिएगा विनर गोट 40% टोटल वोट्स कास्ट, 30% टोटल वोट कास्ट डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ वोट्स, देखिएगा बिटवीन द विनर एंड द लूजर 120। तो फाइंड द टोटल वोट्स कास्ट इन इलेक्शन। वो कहता है, देखिएगा सवाल के अंदर क्या कहा कि दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? तो दो उम्मीदवार। तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिएगा 100% वोट थे बेटा। अब 100 में से कितने नहीं डाले जाते हैं? उसने कहा 30% वोट इनवैलिड हो गए बेटा। कितने? इनवैलिड बेटा। तो डाले गए कितने? 70%। अब वो 70 में से कहता है कि 40% भी जीतने वाले को मिल जाते हैं। तो आप ये कहेंगे 40% पे कोई व्यक्ति जीता है तो हारने वाला व्यक्ति 100 देंगे 60% तो नहीं लेगा। इसका मतलब जीत और हार का मार्जिन वो कम परसेंटेज पे होगा। तो 40% ये जीता है तो इसमें से 40 निकाल दो तो कितने परसेंट होगा? 30%। तो आप कहेंगे जीत और हार का मार्जिन जो है वो कितने परसेंट पर है? 10%। और मेरे हिसाब से 10 है और सवाल में कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। तो आप बताइए 10% बराबर 120, तो यदि 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 120 में एक जीरो और लग जाएगा और यही आपके टोटल वोट आ जाएंगे, क्योंकि हमने टोटल वोट कितने माने थे? 100% माने थे। और यही आपसे पूछा गया है कि टोटल वोट कितने थे, तो आप कह सकते हैं कि आपके जो आएंगे वो 1200 वोट टोटल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा नवनीत अपनी आय का 85%, कितना? 85% बेटा। नवनीत अपनी आय का 85% बचाता है। यदि उसकी बचत जो है 30% कम हो जाती है तो उसका खर्च 58% बढ़ जाता है। यदि उसकी मासिक आय में कितने परसेंट की कमी ज्ञात कीजिए। तो आपसे कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। वो कहता है नवनीत है, देखिए नवनीत सेव 85% ऑफ इनकम इफ द सेव इज द डिक्लेयर, देखिए डिक्रीज बाय 30%, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 58%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन दिस मंथली इनकम बेटा। आगे कहा नवनीत जो है अपनी आय का 85% क्या करता है? बचाता है। तो 85% क्या है? करता है? बचत करता है। अब बताइए किसका? आय का। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा और इसको हम रेशियो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 17 आएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। तो आप बताइए आय कितनी है यहां पर बेटा? आय है 20, तो बचत कितनी है उसकी बेटा? बचत है बेटा 17। अब एक बात बताइए, तो खर्च कितना होगा यहां पर? बताइएगा खर्च कितना होगा? 3 होगा। यदि मैं इसमें 100 से गुणा करूं, अब इधर देखिएगा इधर भी 100 से गुणा कर दूं तो थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर कितना हो जाएगा? 2000 और यहां हो जाएगा 300 और यहां हो जाएगा 1700। आगे क्या कहा? यदि उसकी आय कितनी देखिए आय का कितना बढ़, देखिए बचत कितनी कम हो जाए? 30% बेटा। कितनी परसेंट कम हो जाए? 30% कम हो जाए। तो 30% किसका? 1700 का। तो कितना आएगा? 510। तो 510 कम करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 90। और यहाँ आएगा बेटा, जब 16 में से घटाएंगे तो 1190 आ जाएगा। इसका मतलब इस समय उसकी बचत कितनी होगी? 1190। और खर्च देखिएगा, उसका खर्च कितना बढ़ जाता है? 58%। तो 58% किसका बेटा? 300 का 58% निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 या 24 और 15 और 15 2 कितना होगा? 17। तो हम कह सकते हैं कि देखिए पहले 300 खर्च था, अब 174 और बढ़ गया, तो 4 7 और यहाँ कितना आ जाएगा? 4। तो आप मुझे बताओ कि उस समय इसका खर्च कितना होगा? 474 हो जाएगा और बचत कितनी है? अब इन दोनों को जोड़ के ही तो आय बनती है, तो यदि जोड़ें तो यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। और यदि मैं आपसे कहूं यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 7 और 7 और 9 कितना होता है बेटा? 16। तो यहाँ आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 1664 बेटा।
तो हम कह सकते हैं कि पहले आय जो थी वो 2000 थी, अब 2000 से वो 1664 हो जाती है। तो आप मुझे बताइएगा कि बचत जो आय है कि आय में कितना बेटा कमी आई बेटा, तो आप कहेंगे 2000 में से 1664 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 34 यहाँ बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा। तो इसका मतलब जो भी उसकी पहले आय थी उसमें 334 रुपए की कमी हो जाती है। तो आय कितनी थी बेटा, पहले 2000 थी, तो 2000 से अब यदि परसेंटेज निकालें, 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, और यहाँ कितना आएगा 0.8 बेटा। यही आपका परसेंटेज आंसर हो जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था कि भैया बचत जो आय में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए, तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या है बेटा, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी बेटा, 1,76,000 है बेटा। यदि 15% प्रति वर्ष की दर से वो बढ़ रही है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा, उसने कहा द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, देखिए 1,76,000, अब इट्स द इंक्रीज 15% पर एनम, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन 3 इयर्स, आपसे पूछा है बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं कि कितनी थी बेटा, देखिए 1,76,000 थी। अब उसमें कहता है कि देखिएगा कितने परसेंट बढ़ रही है, 15%, तो यदि 100 थी तो 100 से हर साल 115 हो जाएगी। फिर अगले साल भी कितनी थी बेटा, 100 थी तो 100 से कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। फिर 100 थी और 100 से कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। तो यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ 5 से काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा 23, और यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे बेटा, फिर यहाँ क्या आएगा 23, और यहाँ भी 20 आ जाएगा, और यहाँ भी 23, और यहाँ भी आपका 20 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए टोटल आप किसकी गुणा करेंगे तो 1,76,000 है बेटा, 1,76,000, ऊपर जो टोटल आएगा बेटा 23 गुणा 23 और गुणा 23 आ जाएगा। अब नीचे जो आएगा बेटा देखिएगा 3 जीरो से ये 3 जीरो काट सकते हैं बेटा, अब नीचे बचेगा 8, और 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 8 से जब पूरा डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 22 गुणा 23 और गुणा 23 और गुणा 23। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 529, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 506 बेटा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आया 529, क्योंकि 23 का वर्ग 529 होता है, और 22 और गुणा 23 करें तो कितना आएगा 506 आएगा। अब यदि हम इसकी मल्टीप्लाई प्रॉपर करें तो आप जानते हैं देखिए 5 पंजे क्या होता है 25 होता है, तो 25 से ज़्यादा होगा। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े होंगे। तो यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,67,674, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। सिर्फ एक छोटी सी गुणा भाग का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ ली जाते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। रोहित जो है अपनी आय का 50% किराए पर खर्च करता है, शेष 35% यात्रा पर और शेष का 20% खरीदारी पर खर्च करता है। यदि यात्रा पर किया गया खर्च 1400 रुपये है तो खरीदारी पर किया गया खर्च कितना होगा। तो आप मुझे बताइएगा, रोहित स्पेंड 50% ऑफ मंथली इनकम ऑन द रेंट, 35% ऑफ इनकम कितना ट्रेवलिंग, 20% रिमेनिंग द शॉपिंग। अब अमाउंट ऑफ द स्पेंड ऑन द ट्रेवलिंग कितना, देखिए 1400, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द स्पेंड ऑफ द शॉपिंग बेटा। उसने कहा रोहित अपनी मासिक आय का 50% किराए पर खर्च करता है। तो मान लीजिएगा कोई आय थी, अब आय कुछ भी मान सकते हैं, जीरो के साथ स्मारो मानी जाती है क्योंकि गुणा भाग में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आगे कहता है 50% क्या करता है बेटा, इसका किस पर खर्च करता है, किराए पर खर्च करता है। जब 50% खर्च कर दिया बेटा इसमें से तो बचा कितना 500 रुपए, क्योंकि 50%। अब उसने कहा इसका भी कितने परसेंट बेटा, 35% यात्रा पर खर्च कर देता है। यदि मैं इससे कहूं कि यात्रा पर खर्च 35% होता है तो 500 का 35% कितना होता है, 175 होता है। मेरे हिसाब से 175 है, और सवाल में यात्रा पर खर्च दे रखा है 1400 बेटा। तो आप बता सकते हैं यदि मैं इससे काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो जब आप बताइए 1 की वैल्यू 8 है और 175 रुपये यात्रा पर खर्च हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि तो 500 में से 175 और चला गया तो बचा कितना 325। अब 325 है बेटा शेष राशि, मगर शेष राशि का 20% खर्च करता है खरीदारी पर, तो इसका 20% निकालें तो 20% कितना होता है बेटा
1/5 होता है। और 1/5 की वैल्यू देखिए इसकी निकालेंगे 325 की 1/5 निकाल दें तो आप बताइए कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसने खरीदारी पर मेरे हिसाब से 1000 के हिसाब से वो कितना खर्च करता है, 65 खर्च करता है। और आपने 1 की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 8 निकाल सकते हैं। तो 65 गुणा कितना कर देंगे हम, 8 गुणा कर देंगे। तो आप बताइए 0 आएगा, 8 पंजे 40, 4 आएगा, 8 छंग 48 और 4 कितना होता है बेटा 48 और 4 52 होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा खरीदारी पर किया गया खर्च कितना है, 520 है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर में 85% जनसंख्या साक्षर है बेटा। आगे कहता है उनमें से पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात जो है वो क्या है, 11:16 है। और देखिए निरक्षर पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात कितना है, 3:2 है। शहर में साक्षर महिलाओं से निरक्षर महिलाओं का अनुपात पूछा है। तो आगे कहता है इन द सिटी 85% द पॉपुलेशन इलिटरेट इन विच द, देखिए रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल 11:6 है एंड द रेशियो ऑफ द इलिटरेट मेल टू फीमेल रेशियो कितना है, 3:2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलिटरेट फीमेल और लिटरेट फीमेल इज द सिटी। बेटा आपसे ये कहा गया है कि एक शहर में 85%, तो हमने कहा शहर की जनसंख्या कितनी मान ली 100, और 100 में से 85% क्या है, पढ़े लिखे हैं बेटा। तो हम 100 का 85% कितना होता है, 85 होता है। तो 100 का 85 कितना हो गया, 85% क्या है बेटा, लिटरेट है। अब लिटरेट का मतलब उसमें मेल भी है और फीमेल भी है बेटा। तो आप मुझे बताइए मेल और फीमेल जो है उनका रेशियो कितना है, 11, रेशियो कितना है बेटा 6 है। तो 11 और 6 कितना होता है बेटा, मेरे हिसाब से 17 होता है। और 17 की वैल्यू कितने के बराबर, 85 के। अब जब मैं इसको इससे भाग करूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो आप कह सकते हैं 11 पंजे कितना होगा, 55 हो जाएगा। और देखिए 5 छंग 30 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा 55 और 30 क्या है बेटा, ये मैंने कहा 85 पढ़े लिखे मतलब पर्सन है बेटा, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। मगर 85 में से मेल कितने हैं बेटा 55 और फीमेल कितने हैं 30 हैं बेटा। अब देखिए यदि पूरी जनसंख्या का 85% बेटा पढ़े लिखे थे तो हम कह सकते हैं कि ना पढ़ने वाले बच्चों मतलब जनसंख्या कितनी होगी, मेरे हिसाब से तो आप कहेंगे 15, क्योंकि 85 में से 15% तो क्या बचा ही होगा। तो 15% ना पढ़े होंगे तो 100 का कितना 15% बेटा। और उन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है बेटा, 3:2। तो उसमें मेल और फीमेल का अनुपात आपको दे रखा है 3:2। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 बराबर कितने के, 15 के। तो हम 1 का मान निकालेंगे, कितना आएगा बेटा 3 आएगा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब हमसे जो पूछा गया है सवाल के अंदर, शहर में साक्षर महिलाएं बेटा, साक्षर का मतलब लिटरेट महिलाएं, तो लिटरेट महिलाएं कितनी थी 30 थी। और शहर में देखिए इलिटरेट महिलाएं, तो इलिटरेट महिलाएं कितनी थी बेटा 6 थी। तो 6 और 30 के बीच का अनुपात कितना होगा, 5:1 होगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे देखिएगा, तो हमसे कहा गया बेटा 5:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है देखिएगा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 25% अंक प्राप्त करने होंगे। एक छात्र ने 190 अंक प्राप्त करता है बेटा और 35 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे बेटा, तो आप बताइए। इन द एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट मस्ट बी गेट 25% मार्क्स इन द पास, ए स्टूडेंट हु गेट्स 190 मार्क्स फेल्ड बेटा बाय द 30%, 35 मार्क्स बेटा द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो एक छात्र है, एक छात्र को बेटा, तो पहले छात्र ने अंक प्राप्त किए होंगे तो कोई टोटल मार्क्स में से तो प्राप्त किए होंगे। तो हम कह सकते हैं टोटल मार्क्स कितने परसेंट, 100%। मगर वह छात्र कितने परसेंट अंक प्राप्त करा बेटा, देखिएगा 25% अंक प्राप्त करता है और वह देखिए 25% प्राप्त करता है बेटा। आगे कहा यदि उस छात्र को 190 अंक प्राप्त होते हैं, कितने प्राप्त होते हैं 190 प्राप्त होते हैं और वो फेल हो जाता है, इसका मतलब ये है पास होने के लिए बेटा उसे कितने अंक चाहिए 25%। तो टोटल का पास होने के लिए 25% अंक चाहिए और उसने कितने अंक प्राप्त करे बेटा 90 अंक प्राप्त करे, 190 प्राप्त करे और 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि उसके पास 35 और होते तो पूरा पास हो जाता। तो अब एक बात बताइए, 25% बराबर कितने के बेटा, अब इनको जोड़िए बेटा, कितना आएगा, 225 होगा बेटा। अब यदि मैं 25% से काटूं तो कितनी बढ़ जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। और जब 1% की 5 आ जाएगी तो 100% की कितनी आ जाएगी बेटा, 500 आपकी आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, उस सवाल का आंसर देना है। परीक्षा में कुल कितने अंक थे बेटा, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 500, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, महेश की मासिक आय 25,000 रुपए थी, वह अपनी आय का 20% बचाने की योजना बना रहा है। कुल मासिक आय में से वह भोजन पर 20%, यात्रा पर 15%, देखिए यात्रा पर कितना 15% और भोजन पर कितना 20% और किराए पर 35% और शेष राशि अपने बच्चों की स्कूल फीस पर खर्च करता है। यदि उसके 5 बच्चे हो तो ज्ञात कीजिए कि वह अपने एक बच्चे की स्कूल फीस पर औसत राशि कितना खर्च करता है। सवाल बड़ा अच्छा है। तो वो कहता है महेश, देखिएगा महेश इनकम कितनी है बेटा, 25,000। देखिए अब वो कहता है ही प्लान टू सेव 20% ऑफ हिज इनकम ऑफ द टोटल मंथली इनकम, ही स्पेंड 20% ऑन द फूड बेटा, 15% ऑफ ट्रेवलिंग और 35% रेंट और रिमेनिंग अमाउंट ऑन द स्कूल फीस हिज चिल्ड्रन। फाइंड आउट द एवरेज अमाउंट ही स्पेंड ऑन द स्कूल फीस वन चिल्ड्रन इफ ही वाज द 5 चिल्ड्रन। बेटा आपसे कहता है कि उसने कहा महेश कितनी हजार रुपए बेटा, 25,000 रुपए कमाता है और 25,000 रुपए में से 20% बचाता है बेटा, 20% बचाने की योजना रखता है, 20% इसका 20% बचाना चाहता है, लेकिन वह अपनी टोटल इनकम का 20% किस पर, भोजन पर खर्च कर देता है और 15% किस पर बेटा, किराए पर खर्च कर देता है। किस पर, किराए पर खर्च कर देता है और 35% कितना परसेंट, 35% वो देखिएगा किराए पर खर्च करता है, 15% बेटा किस पर, यात्रा पर और भोजन पर कितना 20% और 20% सेविंग पर। तो यदि मैं आपसे कहूं कि उसके द्वारा टोटल बेटा खर्चा कितना किया गया, तो 20 और 20 कितना होता है 40 और 40 और बेटा ये कितना 50। तो हम कह सकते हैं उसकी इनकम का अब तक कितना परसेंट खर्च हो चुका है, 90% खर्च हो चुका है। मगर आप बताइए तो इनकम का बचा कितना होगा, 10%, और वो 10% बच्चों की फीस पर जमा करता है बेटा। तो अब बताइए टोटल इनकम कितनी थी, उसमें से 10% बेटा, कितने परसेंट, 10% बचाता है बच्चों की फीस के लिए। तो 25,000 का वो 10%, यदि मैं आपसे कहूं निकालिए तो 10% कितना आएगा बेटा, 2500 रुपए। और 2500 रुपए जो खर्च करता है, कितने बच्चों की फीस पर खर्च करता है, 5 बच्चों की। तो बेटा 5 बच्चों में 2500 रुपए जाते हैं, तो एक बच्चे की फीस कितनी होगी, 500 रुपए। और आपसे यही पूछा है कि एक बच्चे की फीस पर कितनी राशि जाती है, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक महिला अपने वेतन का 10% घरेलू खर्च में खर्च करती है बेटा, शेष 10% म्यूचुअल फंड में और 60% बेटा परिवहन में खर्च करती है। यदि म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि 450 रुपए है, तो परिवहन में खर्च की गई राशि ज्ञात करिए बेटा। तो सबसे पहले ये बात बताइए, उसने क्या कहा, ए वुमेन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी इन हाउस होल्ड बेटा एक्सपेंसिव। वो कहता है 10% रिमेनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड एंड 60% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आगे कहता है इफ द अमाउंट इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स कितना 450, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा गया था। आगे कहता है आपसे, आगे देखिए सवाल में क्या था, कोई एक महिला है, उसका 10% बेटा 10% वो खर्च करती है इनकम का, अपनी 10% खर्च करती है घरेलू खर्च पर। तो हमने माना उसका वेतन कितना था, 100 था, और 100 में से 10% चला जाता है उसके घरेलू खर्च पर और 10 शेष बेटा, तो बताइए 10% खर्च हो गया, तो शेष कितना बचा 90%, और 90 में से 10% वह म्यूचुअल फंड में जमा करती है बेटा। तो मैंने कहा 90 का म्यूचुअल फंड में से 10% जाएगा,
तो म्यूचुअल फंड में उसने कितना जमा करा, 9 रुपए मेरे हिसाब से, मगर सवाल में दे रखा है कि 9 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर, 450 के। तो हम कह सकते हैं कि 9 की वैल्यू 450 के, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 50 के। तो 1 की वैल्यू जब 50 के बराबर है तो आगे देखिए 1 का मान जब 50 है तो आप कहेंगे टोटल कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो 50 की 100 से गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, 5000 रुपए। आगे कहा तो उसने परिवहन पे खर्च की गई राशि कितनी है बेटा, तो परिवहन देखिए उसने कहा है 60% परिवहन पर की गई राशि है बेटा, तो 60% किसका, देखिए आप देखिए 60% का इसमें कितना चला जाता है, 10%, तो 10% इसमें चला गया तो 90% बचा होगा, तो 90% निकालेंगे कितना आएगा बेटा, 4500 रुपए। अब 4500 में से 60% परिवहन पर खर्च कर देती है बेटा, तो 60% हम इसका निकाल दें तो आप मुझे बताइए 60% जब करेंगे तो 0 से ये 0 काट देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 2700 रुपए। और यही आपसे पूछा गया है कि परिवहन पर की गई राशि कितनी थी, तो आपका आंसर कितना होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा। सवाल को एक बार रीड करना है और फिर बेटा आगे बढ़ना है बेटा। सवाल अगला है, देखिएगा, कुलदीप ने अपनी परीक्षा में 88 अंक प्राप्त किए, संदीप ने कुलदीप से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। यदि रणवीर ने एक परीक्षा में कितने बेटा 190 अंक प्राप्त किए तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो हमने कहा कोई भी एक पूर्णांक होगा बेटा, 100% था तो 100% में से बेटा जो कुलदीप को जो प्राप्त होते हैं वो कितने 88% प्राप्त होते हैं। और बेटा इसके साथ कौन है, संदीप है, तो संदीप को प्राप्त होते हैं बेटा कितने 90% प्राप्त होते हैं। और संदीप इससे कितना अंक ज्यादा प्राप्त करता है, 10 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो मैंने कहा ये 10 अंक तो अंकों में है मगर परसेंटेज में कितना है बेटा 2%, तो 2% बराबर 10 के। अब एक बात बताओ बेटा, तो 2% बराबर 110 के, और साफ साफ पूछा है रणवीर का परसेंटेज बताइए और उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए 190। यदि मैं 10 को 190 बना लूं तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो 19 से गुणा इधर कर दूं और 19 से गुणा इधर कर दूं तो 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा 190 है। तो आपसे 190 का ही तो प्रतिशत पूछा गया है, क्योंकि रणवीर ने भी तो उसी अंकों में से प्राप्त किए होंगे जिन्होंने संदीप और कुलदीप ने प्राप्त किए हैं। तो आप बताइए 190 का परसेंटेज वैल्यू कितनी जाएगी 38%, और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या बेटा, एक गांव की जनसंख्या 4500 है। यदि उनमें पुरुषों की संख्या 15% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 25% बढ़ जाती है तो गांव की जनसंख्या 5325 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या गांव में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह सकता हूं गांव में टोटल जनसंख्या कितनी थी 4500। अब उनमें से पुरुष भी थे और महिला भी थी, हमें नहीं पता कितने हैं, ये मेल है और ये क्या है बेटा फीमेल है। आगे क्या कहा, पुरुषों का कितने परसेंट बेटा, टोटल जो जनसंख्या थी इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ी 15%, और जो इनकी जनसंख्या थी हमें नहीं पता उसका कितना बढ़ जाती है 25% बढ़ जाती है। तो मैंने कहा ये 10 देखिए 15% बढ़ती है और ये 25% बढ़ जाती है। तो आप एक बात बताओ, इस बढ़ने के कारण ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 4500 से कितनी हो जाती है 5325 हो जाती है, ये आपकी हो जाती है। तो आप कह सकते हैं इधर परसेंट पर देखिए 15% की वृद्धि हुई और इधर 25% की, तो हमने कहा कि 4500 से आज देखिए 5325 प्राप्त हुई है। तो आप मुझे बताइए कितना बढ़ा है, यदि हम इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे 825 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है 4500 से। अब परसेंटेज निकालना चाहूं तो ये कंबाइंड वृद्धि आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट लें। अब 5 से काटिए बेटा, 5 नम 45 होता है, 5 का ना 5 है। अब बचा कितना देखिएगा 3, 5 छंग 30 होता है और 5 पंजे 35 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये टोटल कंबाइंड वृद्धि कहलाएगी दोनों की। इसको हम एलिगेशन लगा सकते हैं। आप देखिएगा अब एलिगेशन कैसे लगता है बेटा, आप जानते हैं, देखिए इन दोनों से जो मिलकर परसेंटेज बनी वो कितना 165
165/9%। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 देखिए 25 में से यदि 165/9 घटाया जाए तो आप बताइए 25 नंबर कितना होता है, 225 होता है। अब 225 में से, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेना था, तो 225 में से कितना गया, 65, 165 गया तो 0 आएगा। अब ये बताइएगा जब 0 आएगा तो यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ आपका 22, और 22 में से कितना बचा, 16 गया तो 60 बचा। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 60/9%, 9% आएगा बेटा। अब ऐसे ही इधर घटाना है तो देखिएगा 165/9, और इसमें से कितना घटा दो, 15 घटा दो। अब 15 घटाएंगे तो बेटा 15 नंबर कितना होता है, 135 होता है। अब 135 इधर आएगा और 135 घटेगा तो यहाँ क्या आएगा, 30/9 आ जाएगा, और ये भी परसेंट है। अब इन दोनों को 9 से 9 काट देंगे और जो दोनों का अनुपात आएगा 2:1 आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो शुरू में जनसंख्या थी मेल और फीमेल की, तो ये 2 थे, तो ये कितने थे, 1 थे। तो मेल कितने थे, 2, तो महिला बेटा फीमेल कितनी होंगी, 1 होगी। यही तो परसेंटेज अनुपात निकाल लिया बेटा। आपसे क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या गांव में महिलाओं की जनसंख्या का, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 2, महिलाओं की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालेंगे, गुणा किससे करेंगे, 100 से, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी जाएगी, 200, और यही आपसे पूछा गया है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में बेटा, बहुत बार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक दुकानदार है, एक किताब पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह किताब पर 20% का लाभ कमाता है। यदि पुस्तक का लागत मूल्य कितना हो बेटा, कितना हो, 600 रुपये हो, तो पुस्तक पर दी गई छूट कितनी है। तो अब एक बात बताइए, रुपए में बतानी है। तो आप जानते हैं लागत है, दुकानदार पहले भी वस्तु को क्या करा होगा, खरीदा होगा, तो खरीदा लागत को ही खरीदना मूल्य कहते हैं बेटा। तो कितना खरीदा और फिर क्या कमाया होगा उसने, उस पर लाभ कमाया होगा, और लाभ कमाने के बाद क्या करा होगा, वस्तु को बेचा होगा। और बेचने से पहले वस्तु बेटा अंकित होती है, अंकित का मतलब एमआरपी होती है, और एमआरपी पे क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो आपसे यही तो, क्योंकि जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है इसी तरह का होता है, पहले क्या होता है, खरीदेगा, फिर उसे लाभ की सोचेगा, और लाभ कमाने के लिए पहले फिर बेचेगा, और बेचेगा कब, पहले अंकित मूल्य को तो देखेगा, उस पर बेचने पर बेटा। तो सबसे पहले इस तरह से सवाल चलता है। तो आप बताइए लागत कितनी है बेटा, यहाँ पर 600, और उस पर लाभ कितना कमाना चाहता है, 20%। तो 20% किसका, 600 का, और आप जानते हैं 20% कितना होता है, 120। तो यदि 120 का फायदा होगा तो बिकनी कितने की चाहिए, 720, और 720 की तब बिकेगी जब उस पर कितने की छूट प्राप्त हुई होगी बेटा, 20%। तो आपसे मैं कह सकता हूं 20% छोड़ने के बाद 720 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 720। तो अंकित मूल्य आप मान ले, और उस पर कितना छोड़ा, 20%, तो 80 तो लिया होगा, और बराबर कितने का बिका होगा बेटा, 720 का। अब देखिएगा परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। आप जानते हैं ऊपर क्या आएगा, 4, और नीचे आएगा 5। तो अब बताओ 4/5 x बराबर कितने के, 720 के। अब जब मैं इसे काटता हूं तो कितनी बढ़ जाता है, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 900 आएगा। और आपसे यही तो पूछा गया है। आप बताइए, अब देखिए 900 रुपए बेटा, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया, 900 रुपए, जिसे हम एमआरपी कहते हैं। अब उससे छूट परसेंटेज में दे रखी है, बस आपसे रुपए में पूछी गई बेटा। तो आप बताइएगा 900 का सामान कितने में बिका है, 720 में, तो कितना छोड़ा गया होगा, 180, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग बेटा, दो संख्याओं का योग 18 है। एक छोटी संख्या में 10% की कमी कर दी जाए और बड़ी में कितने की बेटा, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उनका अंतर 12 हो जाता है। तो आप कहता है इन दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। अब वो कहता है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 18। देखिए व्हेन स्मॉल नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, द लार्जर नंबर इंक्रीज बाय 10%, देन देयर डिफरेंस बिटवीन कितना बेटा, 12। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब एक बात बताइए बेटा, सवाल में क्या कहा गया, दो संख्या है बेटा, उनका सम कितने के बराबर है, 18 के बराबर है। तो हमें पता तो है नहीं संख्या क्या थी, तो हम ये मान सकते हैं कि पहली संख्या 10x है और दूसरी कितनी है, 10
बाई है, और दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 18, क्योंकि एक्स बाई का मान तो हमें पता नहीं। वो कहता है अब ये छोटी है और ये बड़ी है, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब उसने कहा छोटी संख्या को कितना कम किया गया? 10% कम किया गया, और बड़ी को कितना बढ़ाया गया? 10% बढ़ाया गया। तो ये कितना हो जाता है? 11x, और ये कितना हो जाता है? 9 बाई, और उनका अंतर कितने के बराबर हो जाता है? 12 के अंतर बराबर हो जाता है। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं और y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, अब मैं आपसे कहूं तो इसमें आपके पास 10x प्लस 10y बराबर कितने के? 18 के है। तो इसमें हम गुणा किससे कर लें बेटा? 9 से। अब नीचे वाली इक्वेशन थी 10x माइनस बाई और बराबर 12 है, तो हम इसमें गुणा कर लेते हैं 10 से। तो अब एक बात बताओ, 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 90x, और जब इसमें 9 से गुणा करेंगे तो यहां भी क्या आएगा? 90 बाई, और बराबर कितने क्या आ जाएगा? अब देखिए 162। इसी प्रकार से 10 से गुणा इधर कर लेंगे बेटा, तो यहां कितना आएगा? 110, और यहां कितना आ जाएगा बेटा? 90 बाई, और दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए इधर क्या आएगा? 120 आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ते हैं तो आपको दिखता है 22 से वैल्यू बाई वाली कट जाएगी, तो इधर कितना आएगा? 200 बेटा, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? तो आप बताइए कितना आएगा? 2, 8 और 2। यदि मैं आपसे कहूं कि देखिएगा यहां से 2 से भाग करूं तो कितना आएगा? 100, और 100x बराबर कितने के? इधर भी 2 से भाग हो जाएगी, तो 1, 4 और 2 बेटा, और एक 0 से और भाग करें तो दशमलव यहां लग जाएगा, तो अब मतलब यहाँ सॉरी 1 आएगा बेटा। तो हम कह सकते हैं कि 10x की वैल्यू कितनी आएगी? 4.1 आएगी बेटा, 4.1 आएगी। तो आप बताइए 10x की वैल्यू कितनी है? 4.1 सॉरी 14.1 बेटा। तो अब दोनों का सम कितना था? 18 था, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? आप कहेंगे 3 क्योंकि जब जोड़ेंगे तो आप मुझे बताइए, क्योंकि दोनों का मान कितना हो? 3.9 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का 18 है। तो आपसे पूछा है अनुमानित मान ज्ञात करिए, तो x की वैल्यू आपके पास है 14.1 और y की वैल्यू आपके पास है 3.9, और दोनों का हम समथिंग गुणा करेंगे क्योंकि अनुमानित है बेटा। तो हम कह सकते हैं ये 4 के समथिंग है और ये कितने के समथिंग है? 14 के। तो दोनों की गुणा करें तो कितना आएगा? देखिए 14 चौका 56 होता है। तो अनुमानित वैल्यू कौन सी आनी चाहिए इनमें से? क्यों अनुमानित पूछा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 55 होना चाहिए। समथिंग समथिंग आएगा बेटा इसके। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करने की जरूरत है बेटा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टूर्नामेंट है, एक टीम अब तक 40 मैच खेल ली, उसमें से 30% बेटा जीती है। यदि वह शेष से 60% मैच जीते तो उनकी कुल जीत परसेंटेज कितनी हो जाती है? 50% होगी। मान लीजिए कि वह शेष मैच में से 90% जीतती तो टूर्नामेंट में जीते गए मैचों की कुल संख्या कितनी होती? यह आपसे कहना चाहता है। चलिएगा, तो आप एक बात बताइए, आप इसे पढ़ सकते हैं। इन ए टूर्नामेंट ए टीम हैज प्लेड 40 मैच so far and won 30% of them. If they win 60% of the remaining match, there the overall winning percentage will 50%. Suppose they win 90% remaining match, then the total numbers of the matches won the team in the tournament will be. आगे सवाल था, देखिए तो उसने क्या कहा, 40% मैच अब तक वो खेली है, मगर उसमें से जीत की परसेंटेज कितनी है? 30%। तो ये किसकी है बेटा? जीत की परसेंटेज है। अब आगे कहता है वह यदि वह शेष मैच, तो शेष मैच कुछ होंगे, और उनमें से यदि वह कितने परसेंट जीतती है? 60% मैच जीतती है, तो दोनों मैचों को मिलाकर उसकी परसेंटेज जो हो जाती है वो कितनी परसेंट हो जाती है? 50% हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, ये एलिगेशन लग जाएगा कि 60% जो मैच थे वो जीत जो थी वो अपने मैच में से थी, और ये 30% अपने मैच से थी, मगर दोनों जब मैचों को मिला तो परसेंटेज जीत का कितना हो गया? 50%। तो 60 वाला भी 50 हो गया, तो घटा कितना? 10%, और 30 वाला भी 50 हो गया, तो बढ़ा कितना? 20%, और दोनों का रेशियो निकालें तो 1:2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि ये 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 80।
तो अभी हम बता सकते हैं कि शेष मैच जो थे वो 80 मैच थे और 80 में से 60% जीते हैं बेटा। अब उसने अगली लाइन कहा यदि मान लीजिएगा कि वह देखिए शेष मैच का कितना 90% जीते बेटा, तो शेष मैच कितने थे बेटा 80 थे, और 80 का यदि अब कितना जीताओ बेटा 90% जीताओगे तो 80 का 90% कितना होता है 72 मैच। इसका मतलब 80 का 72 बेटा जीतता, और पहले कितने जीत चुका है 30%, तो पहले कितने जीत चुका है 30%। तो आप मुझे बताइए 40 का 30% कितना होता 12। तो आपसे ये पूछा है यदि ऐसा होता तो टोटल जीत कितनी होती बेटा, तो आप बताइए 72 और 12 कितना होता है 84, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। राज ने एक फंड में बेटा 10,000 रुपए निवेश किए, पहले वर्ष के अंत में उसे घाटा हुआ, लेकिन उसका शेष बेटा 50,000 से देखिए 5,000 से अधिक था। यह शेष जब एक और वर्ष के लिए निवेश किया गया तो बढ़ गया, और दूसरे वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत पहले वर्ष में हानि प्रतिशत का कितना गुना था 5 गुना था। यदि 2 वर्ष की देखिए अवधि में प्रारंभिक निवेश से राज का लाभ कितना 35% है, तो पहले वर्ष में हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी लंबी है तो इसका मतलब ये सवाल भारी नहीं है, तो आप कह सकते हैं। देखिएगा वो कहता है राज इन्वेस्ट देखिए 10,000 इन द फंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज द देखिएगा लॉस व्हाट इज द बैलेंस वाज मोर देन 5,000 दिस बैलेंस when the invested for the another year growth and percentage of the growth in the second year was the 5 times of the percentage of the loss in the first year। आगे कहा if the gain of the rise from the initial investment over 2 years periods is 35% then the percentage of the loss in the first year। तो आप पहले सवाल को एक बार रीड करिए आराम से, और कुछ नहीं है तो आप बताइए निवेश कितना था 10,000 था, कितना था 10,000। अब वो 10,000 निवेश था, पहले साल उसने निवेश किया। अब निवेश करने के बाद जैसे बेटा वर्ष का अंत हुआ तो उसे हानि हो गई बेटा, कितने परसेंट की हमें नहीं पता, तो हम मान सकते हैं कि हानि हुई X% की। कितने परसेंट की X% की उसे हानि हुई, लेकिन उसने बेटा व्यापार को रोका नहीं। अब देखिएगा अब जो हानि हुई है तो उसके पास कितना पैसा बचा था 5,000 से ज्यादा पैसा बचा था, लेकिन जब अगले साल के लिए निवेश किया तो वो कहता है तो अगले साल उसे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट किस तरह था हानि का 5 गुना था। हानि का क्या था 5 गुना था, तो हम कह सकते हैं हानि कितनी थी X थी, तो हम लाभ कितना कह देंगे 5X कह देंगे परसेंट में बेटा। तो पहली बार उसे हानि हुई X% की, अगली बार अगले साल जब निवेश हुआ तो हानि का कितना गुना परसेंट था, तो आप कहेंगे 5X% था। तो आपसे कहता है टोटल ओवरऑल बेटा पहले के अनुसार उसे कितने परसेंट की लाभ हुआ है 35% का लाभ हुआ है। तो आपसे पूछा है कि हानि परसेंट कितना था, तो बड़ा सिंपल है। और आपने परसेंटेज में पता होगा कि एक के बाद या तो कोई वैल्यू घटे या बढ़े तो उसमें एक फॉर्मूला लगाए जाते हैं x प्लस x इंटू बाई अपॉन कितना 100%। तो ये बेटा वृद्धि भी निकाल देता है, टोटल इंक्रीजमेंट भी निकाल देता है और डिक्रीज भी निकाल देता है, बस वैल्यू के अनुसार बेटा। तो पहले क्या है घटा है तो यहाँ X% लिख दो, फिर बढ़ा है कितने परसेंट 5 लिख दो, और बेटा अब इनकी जब गुणा होगी माइनस प्लस की तो माइनस आएगा, x गुणा कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब देखिए बटे 100, और बाहर क्या है बेटा परसेंटेज है, और ये परसेंटेज हमें दे रखी है, टोटल परसेंटेज कितना है बेटा 35% है। और जब हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो आगे क्या बचेगा 4x बचेगा, कितना बचेगा 4x, और माइनस के कितना होगा 5x² बटे 100 हो जाएगा, और बराबर कितना आना चाहिए 35%। तो अब एक बात बताओ, या तो इसे द्विघात समीकरण बना लीजिएगा, मगर या आप इसका ऑप्शन की हेल्प लें, या तो 5 रख के देखें या 10 रख के देखें ताकि 35% हो जाए। 5 रखेंगे तो एक बार बताओ 20 होगा, घटेगा तो और कम हो जाएगा। 10 रख के देखिएगा तो जब 10 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 40 हो जाएगा, और जब यहाँ रखेंगे बेटा यहाँ बताइए तो एक बार बताओ तो 5 गुणा 10 रखेंगे बेटा तो 10 का वर्ग कितना होगा 100,
और नीचे भी 100 है और 100 से 100 कट जाएगा तो 40 में से 5 जाएगा तो 35 ही आएगा, तो यही 35% के बराबर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि आपने x की वैल्यू क्या रखी है 10 और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में सोल्व नहीं की जाती है। ये इतना ही सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक, और ये क्वेश्चन कई बार पीछे आ चुका है बेटा, ध्यान से बेटा, बस ये अलग अलग तरीके से आया है। उसने कहा एक अंग्रेजी, हिंदी और गणित की परीक्षा में 500 उम्मीदवार उपस्थित हुए बेटा। इसका मतलब है एक गणित की, देखिए गणित, हिंदी और अंग्रेजी की एक परीक्षा हुई जिसमें 500 उम्मीदवार उपस्थित हुए। 30 उम्मीदवारों ने केवल, देखिए 30 उम्मीदवार केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 75 केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 50 केवल गणित में अनुत्तीर्ण हुए, 15 अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 17 हिंदी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हुए और 17 ऐसे हैं गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो तीनों में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं बेटा, 5 हैं। तो पहले सवाल पढ़िए, 3 परीक्षाएं हुई, अंग्रेजी, हिंदी और गणित, जिसमें 500 उम्मीदवार थे, 30 केवल हिंदी में और 75 केवल, 30 जो थे अंग्रेजी में और 75 केवल हिंदी में और 50 केवल गणित में फेल होते हैं और फिर मिला कर फेल होते हैं बेटा। तो आपसे कहे, देखिए 500 कैंडिडेट देखिए अपियर इन द एग्जामिनेशन, आगे कहता है टेस्ट इन इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, 30 कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 75 फेल्ड इन हिंदी और 50 फेल्ड बाय मैथमेटिक्स, 15 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी, तो 17 फेल्ड बोथ सब्जेक्ट हिंदी और बेटा मैथमेटिक्स बेटा, 70 फेल्ड बोथ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इंग्लिश, देखिएगा, और 5 फेल्ड ऑल, देखिए 3 सब्जेक्ट। तो आपसे कहा सवाल की भाषा है बेटा। तो अब यहां देखिएगा, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहां है बेटा। तो आप मुझे बताइएगा कितने सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट थे। पहला कौन सा है बेटा, इंग्लिश है, और फिर कितना है, फिर आपका हिंदी है, और फिर बेटा कौन सा है, मैथ है। तो आपको यहां कितना दिया है बेटा, देखिए आपको यहां दे रखा है कि अंग्रेजी में कितने हैं, 30 है बेटा, अंग्रेजी में कितने हैं, 30, केवल लिख के दिया है। क्या दिया है बेटा, केवल। ये केवल मतलब ये वाले स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे। और इसी प्रकार से हिंदी की बात करें, हिंदी कितनी है बेटा आपके हैं, देखिएगा हिंदी में कितने हैं, 75 बेटा, 75 हिंदी में केवल है। यहां भी क्या लिखा है, केवल लिख के दिया है बेटा। आगे कहा, और यहां कितने हैं, 50 है, और ये भी क्या है बेटा, केवल मैथ में फेल होते हैं। मगर अब इन दोनों को मिलाकर है बेटा, तो यहां कितने हैं, दोनों सब्जेक्ट में इंग्लिश और हिंदी 15, मगर ये 15 यहां से हैं बेटा, दोनों की बात करेगा तो। और यहां पर बेटा कितने हैं, दोनों सब्जेक्ट में 17, किस किस में, हिंदी और मैथ में 17 है बेटा। कितने हैं, 17। अब देखिएगा ये कितना है बेटा, 17 था। ये आपका है, यहां पर वैल्यू थी 17, और ये 17 यहां से यहां तक है, और इन दोनों सब्जेक्ट में भी कितने हैं, 17 हैं। अब मगर उसने एक लाइन और जोड़ के दी है कि इसमें कितने हैं बेटा, उसमें है आपके 5 बेटा, तीनों में मिलाकर कितने हैं, 5 है। तो अब थोड़ा सा सवाल को घुमाएंगे, देखिए यहां करेंगे आप सोल्व बेटा। तो अब मैं आपसे कहूं 3 सब्जेक्ट थे, डाटा ऊपर लिखा गया है, तो ये जो 15 बच्चे थे वो यहां से यहां तक थे, तो 5 इसमें से तो निकल गए होंगे। तो जब 5 इसमें से निकले होंगे और 5 इसमें से निकले होंगे और 5 इसमें से निकले होंगे, क्योंकि बेटा जो तीनों में फेल है वो पहले दोनों में काउंट किया गया होगा, नहीं किया होगा। तो जब 5 निकले होंगे तो यहां बेटा बचे कितने होंगे, 10, और यहां कितने बचे होंगे, 12, और यहां केवल बचे होंगे 12। अब एक बात बताइए, तो जब इन वाले बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये केवल लिखा था, ये पहले बच्चे काउंट नहीं किए गए थे, तो यहां अब भी 30 लिखा होगा, और यहां अब भी बेटा 75 लिखा होगा, और यहां अब भी कितना लिखा होगा, 50 लिखा होगा। अब बताइए यहां क्या है बेटा, इंग्लिश है, यहां हिंदी है, और यहां आपका मैथ है बेटा। अब देखिए जो सवाल, अब ये तो पूरा वेन डायग्राम बन गया, अब सवाल के अनुसार हम आंसर मारेंगे। उसने पूछा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो एक विषय में तो बेटा यही फेल है, ये दोनों के थे, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो टोटल जोड़ लीजिएगा 30, 75 और आपका 50। जब हम टोटल जोड़ेंगे तो यहां क्या आएगा, 5, और जब यहां से देखिए
10 और 5 15, तो टोटल एक विषय में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 155। तो 155 फेल हैं कितने में से? 500 में से। और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, देखिए इधर कितना आएगा आपका 31% बेटा। तो देखिए 31% स्टूडेंट जो है बेटा 1 सब्जेक्ट फेल है बेटा, और यही आपसे पूछा गया है, पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगली स्लाइड में भी है, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, उसमें पूछा है कम से कम एक विषय, देखिए कम से कम, बोले एक विषय में भी हो, इससे ज्यादा में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो एक विषय वाले अभी कितने थे बेटा? 155 थे, नहीं थे बेटा? एक विषय में कितने वाले? 155, मगर दो वाले भी काउंट करने पड़ेंगे इसमें। तो दो वाले कौन से थे? 10 12 12, और 3 वाले भी काउंट करने पड़ेंगे। तो आप बताइए दो विषय वाले कितने थे? 10 12 और 12, और प्लस कितने बेटा? 5। 3 वाले भी काउंट होंगे क्योंकि एक से ज्यादा है। अब यदि मैंने टोटल जोड़ूं तो यहां कितना आएगा बेटा? अब यहां कितनी वैल्यू आएगी? 39। तो 155 प्लस 39, जब हम इसे जोड़ेंगे बेटा तो देखिए यहाँ कितना आएगा? 14, और यहाँ कितना आएगा? 9, और यहाँ 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं 194 स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा विषयों में फेल हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 500 थे। अब गुणा परसेंटेज लगाएंगे, कितने की गुणा करेंगे? 100 की। अब 2 जीरो से इसे 2 जीरो से काटिए, अब 5 से काटिए बेटा, 5 से कितना होता है? 15 होता है। अब बचा कितना बेटा? देखिएगा 15 4 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा? 38.8। और जिन बच्चों ने ये पूरी वीडियो देखी है तो ये सवाल कम से कम 3 बार आ चुका है, अलग अलग वे में पूछा गया सवाल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ध्यान से पढ़ना है बेटा। उसने कहा चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, तो एक परिवार ने अपनी खपत कम कर दी ताकि चावल के खर्च में केवल कितना परसेंट वृद्धि हो? 10%। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत कितनी थी? 10 किलोग्राम थी, तो वर्तमान प्रति माह चावल की खपत कितनी होगी? तो आप इसको रीड करिए, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। इसका मतलब कोई पहले क्या था? चावल का कोई ना कोई तो कीमत होगी बेटा, क्या होगी? कीमत होगी। अब उस कीमत से चावल की कीमत कितनी बढ़ जाती है? 30%। तो मैंने कहा 10 से कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। देखिएगा, तो अब एक बात बताओ, या इस तरह से कर सकते हैं आप सवाल, पहले चावल की कीमत, रेशियो मत तोड़िए, चावल की कीमत मान लीजिएगा 100 रुपए किलो थी। करने के तरीके कोई भी हो सकते हैं बेटा। अब उस कीमत से कितना बढ़ा? 30% बढ़ गया बेटा। इसका मतलब यह चावल आज कितने को बिकने लगा? 130 रुपए किलो। आगे क्या कहा? यदि वह अपना खर्च बढ़ाना चाहता है, यह 100 रुपए खर्च करता था, अब खर्च कितना बढ़ाना चाहता है? 10%। तो आप बताइए 10% बढ़ेगा 100 का तो कितना होगा? 110 रुपए। अब बताइए तुम्हारे पास यदि 110 रुपए हैं और ये वस्तु आज कितने की मिल रही है? 130 की, क्या प्रॉपर पहले के बराबर मिल पाएगी? तो आप कहेंगे नहीं मिल पाएगी। या तो आज 130 रुपए खर्च करिएगा, मगर आपकी जेब में आज 110 रुपए हैं, तो आप कहेंगे ऐसा करिएगा 20 रुपए की कम तोल दीजिएगा। और जब वो कम तोलेगा तो किसके रेट से तोलेगा? 130 के। तो इसका मतलब आपने अपनी खपत कितनी कम करी? 20/30। तो आप बताइए 20/30 करी तो पहली खपत कितनी दे रखी थी? 10 किलो। तो उससे आपने कितनी कम करी? 20/30 करी बेटा। तो जीरो से जीरो भी यहाँ काट सकते हैं। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं 2/3 खपत कम करी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 गुणा, तो 13 में से कितनी कम कर दी? 2, तो कितनी करी होगी? 11/13। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, कम पहले निकालो फिर घटाओ, या ऐसे लिख लो 13 थी, 13 में से 2 कम हो गई तो कितना बचा? 11/13। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 110 और नीचे आएगा 13। तो आप बताओ कितनी बार जाएगा? 8 बार। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। तो आप बताओ कितनी बार गया? 8 बार। बचा कितना बेटा? 4, 1 4 गया, बताओ बचा कितना? 6 और बटे 13। इसका मतलब उस व्यक्ति को अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी?
8 सही 3/13 परसेंट नहीं बेटा किलोग्राम, इसका मतलब इतनी रहनी चाहिए उसकी बेटा। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो वो 10 किलो चावल, देखिए चावल खाता था, आज कितने किलो खाएगा, 8 सही 6/13 किलो चावल खाएगा। और यही बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत घटाए ताकि बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज 25% देन हाउ मच परसेंटेज, देखिए परसेंटेज हाइट मस्ट बी द रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेनिंग द सेम बेटा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है और पाई एक कांस्टेंट मान होता है। तो आप बताइए आर कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार, और एच 1 बार बेटा। तो आर बढ़ाई गई है कितनी परसेंट बेटा, 25%, और 25% का रेशियो आप जानते हैं 1/4 होता है। तो 4 से कितना हो गया 5 पहली बार, और 4 से कितना हो गया 5, मगर हाइट के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं x थी, x से कितनी होगी 22। तो अब दो तीनों की गुणा होगी, देखिए आर आर स्क्वायर हो जाएगा, h होगा, जब तीनों की गुणा होगी तो यहाँ कितना आएगा 16x, और जब इधर तीनों की गुणा होगी तो यहाँ कितना आएगा 25/22 आएगा। अब दोनों का मान क्या है, बराबर है, क्योंकि पहला वाला वॉल्यूम और बाद वाला वॉल्यूम सेम है, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 25, और नीचे क्या आएगा 16 आएगा। इसका मतलब x का मान पहले कितना था 25% था, और अब y का मान क्या हो गया 16 हो गया। तो कितना घटा बेटा, यहाँ 9 घटा है, कितना घटा है 9, कितने से 25 से, और गुणा 100। तो आप इसको भाग करिए कितनी बार, 4 बार, तो कितना आएगा बेटा 36%। इसका मतलब उसको हाइट कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी 36%, तभी वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और उसने अपने खर्च में 7.5 की वृद्धि की बेटा, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी बेटा। तो एक बात बताइए, पहले कोई आय होगी तभी तो क्या होगा बेटा खर्च होगा, कितना परसेंट बेटा, देखिए 70% बेटा। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो आय कितनी है, आय कितनी बेटा 10 थी, तो खर्च कितना है 7, तो बचत कितनी होगी बेटा 3 होगी बेटा। तो अब यदि हम थोड़ी सी गुणा भाग के लिए, थोड़ी आसान करने के लिए यदि इसकी वैल्यू बढ़ा लें, तो मान लो ये 1000 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 700 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू बढ़ाएं बस रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अब वो कहता है जो भी थी उसका कितने परसेंट बढ़ जाता है 12%, और बेटा इसका कितना बढ़ जाता है 7.5, और 7 को हम कितना लिख सकते हैं 15/2%। तो आप बताइए 12 0 से 0 काटेंगे बेटा, तो 12% कितना होगा 120 बढ़ गई, और यहां देखिए जब यहां निकालेंगे तो 105/2, और 105/2 को हम कहते हैं 52.5 बेटा। तो हम ये कह सकते हैं उसकी इनकम तो बढ़ी 120, लेकिन खर्चा केवल क्या बढ़ पाया 52.5 बढ़ पाया। तो आप कह सकते हैं जो भी पैसा बचा होगा वो बचत में ही जाएगा, तो जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आएगा 67.5 रुपए का बेटा। इसका मतलब जो पहले बचत थी उस बचत से कितना ज्यादा बढ़ी है 67.5 बेटा, 67.5 बेटा। तो अभी इसका मतलब परसेंटेज है पूछा गया है, तो कितना बढ़ा 67.5 कितने से बेटा 300 से, अब गुणा 100। अब जब हम परसेंटेज निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.5%, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए अपनी आमदनी का 5%, ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी का 15% के बराबर है, और बी की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2000 है तो एबीसी की आमदनी ज्ञात करिए बेटा। तो उसने कहा देखिए 5% इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी, एंड 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी। इफ इनकम देखिए इनकम ऑफ सी देखिए 2000, देन द सम ऑफ द इनकम एबीसी बेटा।
सवाल के अंदर कहा गया था ए का कितना 5% बराबर है बी का कितने परसेंट के बेटा 15% के बराबर है। अब मैं आपसे कहूं यदि 5 से काटूं कितनी बढ़ जाएगा 3, तो इनका रेशियो क्या आएगा 1, ए अपॉन बी का रेशियो क्या आएगा 3:1। आगे क्या कहा गया बी का कितना 10% बराबर है सी का कितना 20% के बराबर है। यदि मैं इससे डिवाइड करूं 2, तो अब दोनों का रेशियो क्या आएगा बी अपॉन सी का, तो आप कह सकते हैं 2/1 आपका आ जाएगा। तो ए बी का रेशियो आपके पास है, बी सी का रेशियो पास है, तो आप कह सकते हैं ए बी सी का हम यदि रेशियो निकालें इसमें, तो ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 3 और 1, और बी सी का कितना था 2 और 1। तो हमारे पास ये रेशियो नहीं है, तो इसको इसी से भर दीजिएगा 1, और यहाँ भी नहीं है तो यहाँ 2 लिख दीजिएगा, और दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ 1 है, और सी की आमदनी कितनी दे रखी है 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी 2000 है। तो आपसे पूछा है टोटल इनकम, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2000 में कितने गुणा कर देंगे 9, तो आप कह सकते हैं टोटल इनकम कितनी होगी 18,000 आपकी। तो आपसे यही कहता है टोटल इनकम कितनी होगी 18,000 बेटा, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस अपनी, देखिए अपनी आय, देखिए मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान पर और 11% मनोरंजन पर और 7% जो है आपका परिवहन पर खर्च करता है। और लेकिन देखिए फैमिली फंक्शन होने के कारण वो 18,000 के खर्चों की पूर्ति करने के लिए साहूकार से 12,000 रुपये उधार ले लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी थी। तो हम कह सकते हैं विघ्नेश ने कोई ना कोई तो पैसे कमाए होंगे, इनकम होगी, तो हमने माना कितने थी 100 थी। अब 100 में से या 100 मान लो या 100% लिख लो, बात वही है। देखिए उसका कितना परसेंट 42% बेटा, 42% भोजन पर खर्च हो जाता है, 16% बेटा मकान पर और 11% मनोरंजन पर खर्च हो जाता है, और 7% जो खर्च हो जाता है बेटा परिवहन पर खर्च हो जाता है। तो उसके द्वारा किया गया खर्च कितना है बेटा। अब यदि मैं इनको जोड़ता हूं बेटा, यहां कितना आ गया 58 हो जाएगा, और 58 में बेटा यदि मैं आपसे कहता और 18 और जोड़ें, तो आप कह सकते हैं 58 ये है और 18 ये है, तो कितने परसेंट 76% टोटल हो गया। इसका मतलब है जितनी भी इनकम थी 76% तो खर्च कर देता है, तो बची कितनी होगी बेटा बताइए 24%। 24% तो 24% बची किसका 100 का, तो 100 का 24% कितना होगा 24, और सवाल में कितनी बची है बचत कितनी होनी चाहिए, मगर बेटा 18,000 की देखिएगा 18,000 के खर्चों की पूर्ति करने के लिए वो 12,000 रुपये उधार लेता है। इसका मतलब उसके पास केवल कितने बचे थे 6,000 बचे थे। तो हम कह सकते हैं 24 बराबर कितने हजार के होने चाहिए 6,000 के। अब यदि मैं इसे 12 से काटता हूं 12 दूनी 24 होता है और 12 पंजे 60 होता है। अब एक बार और 2 से काट दीजिएगा बेटा, एक की वैल्यू कितनी होगी 250 बेटा। अब तुमसे क्या पूछा गया है, तो आप बताइए टोटल इनकम पूछी, टोटल इनकम पूछी है, तो एक की वैल्यू कितनी है 250 है, तो 100 की कितनी होगी बेटा, तो आपको सीधा सीधा आएगा 25,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2 साइकिल की कीमत का अनुपात कितना है 7:8 था। 2 साल के बाद जब पहली कीमत में 30% की वृद्धि हुई और दूसरी कीमत में 1,500 रुपए की वृद्धि हुई, तो उनकी कीमत का अनुपात 15:16 के अनुपात में हो गया। तो दूसरी साइकिल की वास्तविक कीमत क्या है। बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल है बेटा। अब देखिए साइकिल 2 साइकिल थी बेटा, हमें नहीं पता कितने कितने की थी, मगर उनका रेशियो पता है 7 और 8 था। अब देखिए अब यहां 7 था, तो इसे थोड़ा फिक्स करना चाहें तो यहां क्या लिख सकते हैं 7x और यहां 8x लिख सकते हैं। उसने कहा इसमें कीमत में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 30% की वृद्धि हुई, और इसकी कीमत में बेटा परसेंटेज में वृद्धि नहीं है, रुपए में वृद्धि है कितने की 1500 की। तो यदि मैं 30% बढ़ाऊंगा तो 2.1 x आ जाएगा, क्योंकि 7 का 30% कितना होगा 2.1। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस समय इसकी कीमत कितनी होगी 9.1, और इधर कितनी होगी बेटा 8x प्लस 1500। अब यदि आप कहेंगे इनका अनुपात दे रखा है, तो अनुपात का मतलब 9.1x अपॉन कितने के बेटा 8x प्लस 1500। थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है, और इसका रेशियो कितना है 15 है, और इसका रेशियो कितना है 16 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की बेटा,
जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का ना 16 होता है, और 16 नंबर कितना 144 और 145 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, और ये इधर जाएगा तो 15 अट्ठे कितना होता है 120 होता है, और जब इसका 15 बंदे में कितना होता है 225 बेटा। अब यहां देखिए x को इधर लाएंगे, देखिए 120 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो 120 जब घटेगा तो कितना आएगा बेटा, तो 6 पॉइंट कितना आएगा, यहां पर कितना होगा 5 और यहां 2 आ जाएगा x के, और बराबर कितने के बेटा, आप कहेंगे बराबर 2250। अब यदि आपसे कहें x का मान कितना आएगा, तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 878.90625। यदि आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब x की वैल्यू निकली है बेटा इतनी, और आपसे पूछा गया है बेटा कि आपकी दूसरी साइकिल की कीमत, तो यहां कितनी थी 8x थी, यदि मैं इधर 8 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा हो जाएगी 8 से, और जब इसकी 8 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7031 पॉइंट कितना 25, और यही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा भाग का सवाल है, आपको अपने आप से करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में कोई होगा नहीं, और यही आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक करिए, गुणा भाग है, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, एक परिवार 75,000 रुपए कमाता है और उसमें से 10% की बचत देखिए होती है और खर्च 30% शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि 30,375 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च होता है और शेष राशि भोजन पर खर्च होती है। तो कुल आय में से भोजन पर होने वाला खर्च का प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। यदि आप थोड़ा सा भी गुणा भाग, थोड़ी गुणा भाग है करने की है बेटा, तो एक बात बताइए 75,000 था, 75,000 में से 10% खर्च कर देता है वो बचत बेटा, बचत करना चाहता है 10%, तो आप बताइए, तो जो बचत हो गई है तो 10% तो यहां से चला गया बचत में और 30% शिक्षा पर, मगर यहां एक लिखा होना चाहिए शेष में, शेष धन का 30% खर्च करता है शिक्षा पर, तो ये शेष है यहां शेष का 30%। तो अब एक बात बताइए, तो 30% कहां चला जाता है शिक्षा पर, किसका बेटा शेष धन का। तो मैंने आपसे कहा 75,000 का 10% यहां गया, तो आप कहेंगे कितना गया, बचा होगा 90%, और 30% यहां गया तो यहां बचा होगा 7% बेटा। देखिए 2 जीरो से 2 ये जीरो काट सकते हैं, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। अब गुणा करेंगे 9 से बेटा, तो 9 पंजे कितना होता है 45 होता है। अब 9 सत्ते 63, और 63 में हम 4 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 67 हो जाएगा। अब गुणा कितने के बेटा 7 से और करनी है, तो 7 पंजे कितना होता है 35 होता है, और 7 सत्ते 49, 49 में हम 3 जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना आएगा 52 हो जाएगा। 7 देखिए, अब यहां बताओ कितना है बेटा 7 छंग 42 होता है, और 42 में हमने कितना जोड़ा बेटा 4, तो यहाँ कितना होगा 46 हो जाएगा। देखिए 46 आपका हो जाएगा बेटा। अब मुझे बताइए 46 है बेटा, यहाँ कितना था 46, 42 और 42 में हम कितना जोड़े हैं 5, तो यहाँ कितना होना चाहिए, सॉरी 47 होना चाहिए बेटा, आपका यहाँ होगा 47। इसका मतलब 47,250 रुपए उसकी क्या होती है बेटा बची है। और बचत में से देखिए स्वास्थ्य पे कितना खर्च करता है बेटा भागे, तो ये तो उसका बचा है, उसमें से स्वास्थ्य पर कितना खर्च करा 30,375 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च करता है। तो जब यहां से घटाएंगे तो यहाँ 5 बचा, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 7, और यहाँ कितना 8, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 6, और आपका यहाँ बचेगा 1। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो आगे बची राशि कितनी है 16,875 है। ये केवल देखिए शेष राशि भोजन पर, तो ये वो वाली राशि है जो भोजन पर खर्च की गई है, और हम टोटल कितनी थी बेटा यहाँ हमारी 75,000 पूरी टोटल थी। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे हम बेटा 100 से। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, पहले हम 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 150, और 5 से काटिए बेटा, 5 तिया कितना होता है 15, और फिर 5 तिया 15, और 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते कितना होगा बेटा 35, बचा कितना 5 पंजे 25 होगा। फिर 5 से काट देंगे बेटा 3 बचेगा 30 हो जाएगा, फिर 5 छंग 30, और 5 सत्ते 35, और फिर 5 पंजे 25 हो जाएगा। और जब हम 3 से काटेंगे तो 10 आएगा,
और यहाँ बेटा कितना बचेगा, 3 दूनी 6। अब बची 3 दूनी 6, और एक बार बताओ फिर कितना बचा, फिर 3 पंजे 15 आपका। तो आप बताइए 10 है तो ऊपर क्या आएगा 225 बटे कितना 10, और एक जीरो से बेटा एक जीरो लग जाएगा, तो आपका जो परसेंटेज आंसर आएगा वो कितना आएगा 22.5% अपनी इनकम का भोजन पर खर्च करता है। देखिएगा थोड़ा सा गुणा भाग का सवाल है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं, कोई भारी सवाल नहीं है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के साथ एक व्यापार संघ के सचिव पद के लिए चुनाव लड़े बेटा। 80% श्रमिकों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिनमें से 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को देखिएगा 1152 मतों से हरा दिया। अजय को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करें। तो आप बताइए पहले टोटल कितने थे, 9000 थे। 9000 में से कितने श्रमिकों ने अपने पद बेटा वोट का इस्तेमाल किया, 80 का। तो यदि मैं इसमें से निकालूं 80% कितना आएगा, 7200। अब उसमें से इनवैलिड कितने हो गए बेटा, 20% हो गए। तो इनवैलिड 20 हो गए, तो आप बताइए कितने बचे, 80% बचे होंगे। अब यदि मैं इसका 80% निकालूंगा, जीरो से जीरो काटेंगे बेटा, 0 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और 56 और 1 57। इसका मतलब जो वोट डाले गए हैं वो कितने डाले गए हैं, जो वोट हार जीत और डाले गए तो ये है बेटा, तो उसमें हार जीत और का फैसला होगा वो कितने वोटों पर होगा, 5760 वोटों पर होगा। इसमें से जीतने वालों को मिलेंगे, तो मैंने मान लिया जीतने वालों को कितने मिले x, तो हारने वालों को कितने मिलेंगे, तो 5760 वोट में से x घटा दो। इसका मतलब इसे जीतने वालों को और ये हारने, और इनका अंतर ही तो जीत और हार का मार्जिन होगा। तो यदि मैं अंतर करूंगा बेटा, तो आप बताइए x में से जीतने वाले में से यदि ये वोट घटाए जाएंगे तो आप कहेंगे, और ये प्लस बन जाएगा, और यहां हार जीत और का मार्जिन कितना दिया है, 1152 वोट दिया है बेटा। तो आप जानते हैं x x जुड़ेगा बेटा, तो कितना आएगा, यहां जोड़िए बेटा 2x आएगा, और ये वाली वैल्यू उधर जाकर जुड़ जाएगी, देखिए माइनस की उधर जाकर जुड़ जाएगी। तो आप बताओ कितना आएगा बेटा, 2 जोड़ेंगे तो ये 2 आएगा। अब 6 और 5 11, 11 हो गया। अब देखिए यहां कितना है, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 5 और यहां 5 और 1 6 हो जाएगा। अब 2 से जब हम भाग करेंगे यहां पर, तो 2x की वैल्यू ये है, 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करिए, यहां कितना है 3। अब यहां देखिए, अब 2 से भाग करेंगे 4, अब यहां कितना बचा 5, और यहां 6। तो आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आई, 3456 वोट आई। तो 3456 और जीतने वाले को यह x माने थे, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3456 है। ये जो बाद में सवाल है ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और इनमें थोड़ी थोड़ी गुणा भाग है बेटा, जो आप अपने आप से भी वेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे बेटा, ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत जो है अवैध थे। ए को 9408 वोट प्राप्त हुए, जो वैध का कितने परसेंट है, 60% है। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करिए। तो एक चुनाव हुआ। अब चुनाव में देखिएगा क्या होते हैं वोट, तो हमने मान लिया वोट कितने थे, 100 थे, या x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और 2 कैंडिडेट के बीच में चुनाव होता है, ए और बी में होता है। आगे उसने कहा 80% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। तो आप कहेंगे 100 का 80% मतदान पड़ा, लेकिन 2% अवैध हो गए, तो 2% अवैध हो गए, बेकार हो गए, तो कितने सही होंगे, 98। तो ये वो वोट हैं जो जीत और हार में काउंट किए जाएंगे। लेकिन उसने कहा जो वैध वोट हैं उसको देखिए बेटा, वैध वोट का 9400 मत प्राप्त हुए किसको बेटा, जो वैध का कितना है 60%, तो 60% है बेटा। तो यदि मैं आपसे कहूं यहां से 60% है बेटा, और बराबर कितना दे रखा है, 9408 वोट दिया है बेटा। तो हम कहेंगे 100 की वैल्यू निकालने, तो हम आंसर आ जाएगा हमारा। तो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 0 आएगा, यहां परसेंटेज हटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 से 0 यहां 4 आएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। और यहां देखिएगा इस 0 से ये 0 काट देंगे, क्योंकि एक परसेंटेज और आएगा बेटा यहां। अब एक बात बताइए, 100 से ये वाला 100 कट जाएगा बेटा। अब यदि मैं आपसे कहूं कि काट फीट रह गई है बेटा, सिर्फ काटिए, 4 से काटिए बेटा इधर बेटा, 4 दूनी 8 होगा। अब बचा कितना
4 तिया 12 होगा, 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 6 से भाग कर दीजिएगा, 6 तिया 18 होता है, बचा कितना 5, और 5 6 नम 54 होता है, बचा कितना बेटा 1, और 6 दूनी 12 होता है। अब यदि मैं इसे काटूं बेटा किससे बेटा 92 से, तो 92 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार बेटा, कितनी बार 4 बार। तो अब एक बात बताओ, इधर 4 बचा, इधर क्या बचा 1/50 बेटा बराबर 4 बचा है, और इसको इधर ले जाएंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 200 वैल्यू हो जाएगी। जब एक की वैल्यू जब 200 आएगी तो आप मुझे बताइए हमने मानी कितनी थी बेटा 100, यदि मैं 100 की गुणा इसमें करूं तो आप मुझे बताओ जब 100 की गुणा करूंगा तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे 20,000। और यही आपसे पूछा गया कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। आप यहां वैल्यू मान के कुछ भी कर सकते हैं, एक्स मान के कर सकते हैं, बस गुणा भाग करनी है, गुणा भाग आपकी होनी अच्छी चाहिए और सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।